जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का चौथा लेक्चर कर रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा है कि अगर सर्कुलर करंट कैरिंग वायर लें तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकल के आती है, और उसका फार्मूला कुछ इस प्रकार रहा करता था, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, जहाँ पे R उस सर्कुलर लूप की रेडियस है और यहाँ पे आ जाया करता है 2 पाई। ये पूरी की पूरी सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है। फिर हमने वहाँ पे सेमी सर्कल के लिए भी देखा था, तो बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख के आइए, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हमें यह बोला गया है कि हमारे पास कोई एक लंबी वायर है जिसमें स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है। अब हम लोग उस वायर को 1 टर्न्स में मोड़ रहे हैं। हमारे पास एक वायर है, हमने उसको एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर लिया है, तो उसके कारण, उस वायर के कारण उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है B। अब अगर हम लोग फिर से उस वायर को खोल दें और फिर उस वायर को N टर्न्स में कन्वर्ट कर लें, N टर्न्स की एक कॉइल बना लें, तो फिर उस वायर के कारण उसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हमें बताना है। फिर से हम समझें, ये हमारे पास ये वायर है जिस पे I करंट फ्लो हो रहा है। अब हमने इसको मोड़ के एक फेरे वाली एक सर्कुलर लूप बना लिया है, ठीक है। अब इसके कारण सेंटर पे कितनी इंटेंसिटी है? B इंटेंसिटी है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अभी आप इसको फिर से खोलिए, इस रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। अब हमें एक फेरे नहीं बनाने हैं बल्कि N फेरे बनाने हैं। तो जब हम लोग इसके N फेरे बना लेंगे तो उस कंडीशन में उसके सेंटर पे कितनी तीव्रता रहने वाली है, कितनी इंटेंसिटी रहने वाली है। चलिए हमने इसको N फेरे में कन्वर्ट कर लिया, ये हमने ये N फेरे कर लिए। तो फिर बताना है कि यहाँ पे B डैश का मान कितना हो जाएगा। स्टार्ट किया जाए फिर, चलिए स्टार्ट करते हैं। I करंट फ्लो हो रहा है, इसकी रेडियस मान लेते हैं कि कैपिटल R है। तो इस वायर के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन स्मॉल I लिख रहे हैं तो स्मॉल I लिख रहे हैं, स्मॉल I अपॉन R, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके लिए भी हम लोग निकाल लें कि B डैश की वैल्यू कैसे निकल के आ जाएगी। तो देखिए, हम मान रहे हैं कि यहाँ पे रेडियस कितनी हो गई है R, क्योंकि जब आप उस वायर को N फेरे में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो साइज रहेगा वो छोटा हो जाएगा। हमने मान लिया है कि R रेडियस है, तो B डैश इक्वल टू हमें मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, सॉरी यहाँ पे स्मॉल r हो जाएगा क्योंकि अब इस बार रेडियस स्मॉल r है, और यहाँ पे रहेगा 2 पाई और साथ में N आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे N फेरे हैं, N टर्न्स है। तो ये आ जाएगा हमारे पास B डैश की वैल्यू। अब हम कर क्या रहे हैं, B से B डैश को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या निकल के आ जाएगा उसको देखिए। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो B अपॉन B डैश इक्वल टू आ जाएगा, ये ऊपर साइड ये नीचे साइड, तो इससे ये कट जाएगा। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो I से I कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो कुल मिला के बचा क्या, यहाँ पे 1 अपॉन R बचेगा, और ये अपॉन R ऊपर साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये ऊपर साइड और ये N बचा रहेगा। तो ये यानी मेरा आ गया है, ये इतना आया सॉल्व करने के बाद। अब B डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो B डैश को मैं इधर साइड ला रहा हूँ, ठीक है। B डैश को इधर साइड लाइए, तो B डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, ये इधर साइड चला जाएगा, तो ये B, ये R, ये N, और ये इधर साइड आ गया, तो ये अपॉन में R आ गया। B डैश को मैं इधर साइड लेके गया हूँ और बाकी को इधर साइड लेके गया हूँ, तो इतना आ जाएगा। अब हम करते क्या हैं,
इस कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन पता करते हैं, क्योंकि ये वाला ऑप्शन नहीं है कोई भी। कैसे पता किया जाए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। हमारे पास एक वायर थी, ये हमारे पास वायर थी, हमने उसको पहले एक सर्कल में कन्वर्ट किया, हमने एक फेरे वाला एक सर्कल बनाया, और फिर हम करते क्या हैं, उस वायर को फिर से खोलते हैं और फिर n फेरे वाला सर्कल बनाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो उस वायर की लेंथ चेंज नहीं हो रही है। पहले जितनी वायर की लेंथ रही होगी, बाद में भी उस वायर की लेंथ उतनी ही रही होगी। तो यहाँ पे लेंथ निकालें टोटल और बाद वाले की लेंथ निकालें टोटल, दोनों को इक्वल कर दें। तो इस वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस वो कितना हो जाएगा, 2 पाई r। अब फिर हम लोग n फेरे वाला जब सर्कल बना लेंगे तो फिर इस कंडीशन में कैसे वायर निकल के आ जाए, इस वायर की लेंथ कैसे निकाली जाए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की है रेडियस r, तो एक फेरे में वायर की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2 पाई r, और हमारे पास n फेरे हैं, तो अगर आप इसमें n का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी वायर की लेंथ पता चल जाएगी। जो हम लोग वायर मोड़ रहे हैं तो इस बार रेडियस कितनी है, r है, और n टर्न्स है हमारे पास, तो एक फेरे में इतनी लेंथ आई होगी, वायर की इतनी लेंथ रही होगी। अब अगर आप उसमें n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी लेंथ आ जाएगी टोटल वायर की, तो ये इक्वल हो जाएगी इसके n मल्टीप्लाई 2 पाई स्मॉल r। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई मर गया तो r इक्वल टू आ गया n r। कैपिटल R की जगह आप स्मॉल n r लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए। तो b डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कैपिटल B लिखा रहने दीजिए, और इस r की जगह हम लोग लिख सकते हैं n r, और ये n रहेगा अपॉन में ये r रहेगा, n इंटू n तो n स्क्वायर, और r से r खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा b n का स्क्वायर। इतनी इंटेंसिटी हो जाएगी बी एन स्क्वायर, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम लोग उस वायर को n फेरे में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर उसके कारण जो इंटेंसिटी रहेगी वो इतनी हो जाएगी, बी एन स्क्वायर। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बात करें तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मोशन में है और वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जिसकी रेडियस है r। एक सेकंड में वो n चक्कर लगाता है, तो हमें ये बताना है कि उसके कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनी होगी वो कितनी है। एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। अब यहां पे मान लेते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, रेडियस कितनी है तो स्मॉल r है, स्मॉल r के रेडियस में ये गोल गोल घूम रहा है। एक सेकंड में n चक्कर लगाता है ये, तो हमें ये बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन के कारण सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो करंट बनेगा और करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही पता करेंगे। चलिए तो फिर पता करते हैं। इसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन ये R और ये हो जाएगा 2 पाई। हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू पता करनी है कि करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, R ऑलरेडी दे के रखा है क्वेश्चन में, 2 पाई ये भी कांस्टेंट है। I की वैल्यू हमें पता करनी है कि I की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग ये जानते हैं कि I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगा रहा है ऐसे ऐसे, एक सेकंड में n चक्कर लगाता है। हमें करंट की वैल्यू पता करनी है
तो हम लोग करेंगे क्या, एक छोटा सा कहीं पे एरिया ले लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लिया, यहाँ पे दरवाज़ा बना लिया मान लीजिए, ऐसे समझिए, आप नॉर्मली समझिए। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक है, अब हमें करंट की वैल्यू पता करनी है, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लिया, एरिया ले लिया। अब हम लोग टाइम देखेंगे कि उस टाइम पे वहाँ से इलेक्ट्रॉन कितनी बार गुजर चुका है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं 1 सेकंड के लिए देख रहा हूँ, यहाँ पे इस एरिया से 1 सेकंड तक देखता हूँ कि यहाँ से कितनी बार इलेक्ट्रॉन गुजर चुका है। तो अगर 1 सेकंड तक देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन n चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उस दरवाजे से, उस एरिया से इलेक्ट्रॉन n बार गुजर जाएगा। 1 सेकंड में n चक्कर लगा रहा है, मतलब 1 सेकंड में वो n बार गुजर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E। ये जो E रहता है ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये E चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E। वहां से n बार इलेक्ट्रॉन गुजर गया 1 सेकंड में, तो टोटल इस एरिया से 1 सेकंड में हमारा NE चार्ज गुजर चुका है। करंट अगर पता करना है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी वायर है, इससे हमें करंट पता करना है कि कितना चार्ज, वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं और कुछ देर तक मेजर करते हैं, कुछ टाइम तक देखेंगे और उस टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा होता है वो हमें पता करना होता है। अगर हमें Q चार्ज पास हो रहा है T टाइम तक तो ये I करंट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1 सेकंड के लिए, तो T की वैल्यू हो गई 1 और इस दरवाजे से कितना चार्ज पास हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन n बार गुजर चुका है, तो 1 बार गुजरा अगर तो टोटल चार्ज कितना पास हुआ, E। n बार गुजर गया तो टोटल चार्ज कितना पास हो गया, Ne। कुल मिला के Q की वैल्यू हो गई Ne। ये हमारा करंट बन गया, I बराबर Ne/1। एक तो ठीक है, हटा दीजिए उसको, तो कितना बचा, Ne बचा। आप यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दीजिए, Ne आ जाएगा। तो B = μ0/4 पाई, यहाँ पे हम लोग Ne/R कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे 2 पाई से ये खत्म हो जाएगा पाई, यहाँ पे बचेगा 2 और ठीक है, इतना आ जाएगा ना। तो μ0/2 Ne/R, ये μ0/2 Ne/R, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन n चक्कर लगा रहा है R रेडियस के सर्कल में तो फिर इतनी इंटेंसिटी बनेगी, उसके कारण सेंटर पे। अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें यह बोला गया है कि Q चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, फैला हुआ है एक थिन रिंग में जिसकी रेडियस है R। ये रिंग रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, जिसकी फ्रीक्वेंसी है f। हमें यह बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इसके सेंटर पे। हमारे पास ये रिंग है, मान लीजिए ये रिंग है, इसकी रेडियस कितनी है, तो इसकी रेडियस है R। अब ये रिंग घूम रही है, ये रिंग जब घूमेगी और इसके अंदर क्या है, चार्ज है, ये चारों साइड चार्ज फैला हुआ है। टोटल कितना चार्ज है, तो प्लस का Q चार्ज है, पूरे साइड फैला हुआ है। अब इस रिंग में चार्ज है और जब रिंग घूमेगी तो चार्ज घूमेगा और जब चार्ज घूमेगा तो करंट बनेगा, करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी और वही हमें पता करनी है। तो अगर ये रिंग है, इस पर प्लस Q चार्ज फैला हुआ है, ये जब मोशन में आएगी तो इसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी रहेगी μ0/4 पाई और I/ कितना, I/R। यहाँ पे रेडियस कैपिटल R है तो हम लोग कैपिटल R लिख रहे हैं और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई। फिर से हमें करंट की वैल्यू पता करनी है और अगर करंट की वैल्यू पता चल गई तो आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। फिर से हम लोग
यहाँ पे थोड़ा सा करंट को समझने वाले हैं कि करंट कैसे निकाला जाए। देखिए, आप इसको नॉर्मल तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक झूला है ऐसे, ठीक है, और झूले पे बगल पे रखी हुई हैं सीट, 10 सीट हैं बगल पे। अब 10 सीट हैं तो 10 लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, उस झूले को गोल गोल घुमा रहे हैं। वो जो झूला है, मान लेते हैं कि 1 सेकंड में 4 चक्कर लगा रहा है। एक झूला है, उसके बगल पे 10 सीट हैं, यहाँ पे चारों साइड, सभी सीट पे लड़के बैठे हुए हैं। अब हम लोग उसको घुमाना स्टार्ट करते हैं। वो जो झूला है 1 सेकंड में 4 बार घूम रहा है। तो अगर मैं कहीं पे एक छोटा सा दरवाज़ा बनाऊं, मान लीजिए कि ये एक झूला है ऐसे, अब हमने यहाँ पे एक छोटा सा दरवाज़ा बना लिया। अब मैं 1 सेकंड तक देख रहा हूँ कि इस दरवाजे से कितने लड़के पार कर गए, ठीक है। इस झूले से 10 लड़के बैठे हुए हैं। ये जो झूला है 1 सेकंड में 4 बार चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे हमने दरवाज़ा बना लिया। अब 1 सेकंड तक मैं देखूंगा तो ये झूला घूमा। जब ये झूला 1 चक्कर घूम जाएगा तो इस दरवाजे से 10 लड़के गुजर जाएंगे, क्योंकि 10 लड़के बैठे हुए हैं। 1 चक्कर पूरा का पूरा घूमा तो इस दरवाजे से 10 लड़के गुजर गए। 1 सेकंड में ये 4 चक्कर लगाएगा, तो पहले चक्कर में 10 लड़के गुजरे, फिर अगले वाले चक्कर में फिर से 10 लड़के गुजरे, फिर अगले वाले चक्कर में फिर से 10 लड़के गुजरे, और फिर से लास्ट वाले चक्कर में फिर से 10 लड़के गुजरे। तो कुल मिला के इस दरवाजे से टोटल कितने लड़के पास हो गए, 40 लड़के गुजर गए। 40 लड़के पास हो गए हैं। 10 गुणे 4, क्योंकि 10 लड़के थे और 4 उसने चक्कर लगाए, तो टोटल 40 लड़के वहां से गुजर गए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम लोग यहाँ पे आए। ये भी सिंपल सा है, बन जाएगा। क्यू चार्ज फैला हुआ है चारों साइड। ये जो घूमता है तो 1 सेकंड में F चक्कर ये लगा लेता है झूला। ये रिंग हमारी F चक्कर लगाती है। अब अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लूँ, कोई भी एक दरवाज़ा ले लूँ, और ये रिंग के अंदर है ना, ये रिंग ऐसे है और यहाँ पे हमने दरवाज़ा ले लिया। अब अगर मैं 1 सेकंड तक देखूं तो 1 सेकंड में यहां से कितना चार्ज पास हुआ होगा, इस दरवाजे से। टोटल इस पे चार्ज है F, इस रिंग पे। अब ये रिंग F चक्कर लगा ले रही है, तो यहां से जो टोटल चार्ज पास हुआ होगा वो होगा F क्यूब। 10 लड़के बैठे थे तो 1 चक्कर में इस दरवाजे से 10 लड़के गुजर गए, तो 4 चक्कर में इस दरवाजे से 10 गुणे 4 लड़के गुजर गए। वही यहाँ पे हो रहा है। टोटल F चार्ज था। जब 1 चक्कर गया यहाँ से इस दरवाजे से, झूला 1 चक्कर घूमा तो Q चार्ज पास हुआ। F चक्कर घूमेगा तो FQ चार्ज पास हो जाएगा। बस I बराबर कितना होता है, टोटल जितना चार्ज पास हुआ हो, कितना चार्ज पास हुआ, FQ बटे टोटल टाइम। तो हमने टाइम कितना लिया है, 1 सेकंड लिया है, तो T की जगह 1 लिख देंगे। अभी इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा मेरा FQ। FQ ही बचेगा क्योंकि 1 तो खत्म। अब आप I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा FQ अपॉन R, और ये आ जाएगा 2 पाई। जब आप यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। कुल मिला के म्यू नॉट बाई 2 FQ अपॉन R, म्यू नॉट बाई 2 FQ अपॉन R। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस टाइप की रिंग है। ये एक रिंग है और ये एक दूसरी रिंग है।
ये एक रिंग है जिस पे I करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट मान लेते हैं कि ये ऐसे फ्लो हो रहा है। अब एक रिंग दूसरी है जिस पे इस डायरेक्शन में I2 करंट फ्लो हो रहा है। हमें इसके सेंटर पे बतानी है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी। ये एक वायर है, दूसरी वायर बड़ी है। पहले वाले की रेडियस मान लेते हैं कि स्मॉल r1 है, दूसरे वाले की रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r2 है। तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। हम लोग करते क्या हैं, इस छोटी सी वायर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर लेते हैं, उसको हम लोग B1 बोल रहे हैं। तो B1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I कितना करंट बह रहा है यहाँ पे, I1 अपॉन रेडियस, रेडियस कितनी है R1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। यही होता है हमारे पास फार्मूला। क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R और यहाँ पे रहता है 2 पाई। यहाँ पे करंट की जगह क्या है, इस वाले में करंट की जगह है I1 और रेडियस है R1, तो हमने ये पुट कर दिया। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो B1 का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब इस पॉइंट पे B1 का डायरेक्शन इनवर्ट्स हो जाएगा। ये हमने क्रॉस का साइन लगा दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये कहाँ है, अंदर की ओर है। अब हमें इस बड़ी वाली वायर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। वो कितनी हो जाएगी, BT इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 अपॉन R2 हो जाएगा, I2 अपॉन R2 हो जाएगा और यहाँ पे फिर से आ जाएगा 2 पाई, क्योंकि I2 करंट बह रहा था और R2 रेडियस है तो ये आ गया। इसका डायरेक्शन हम लोग थोड़ा सा देखें तो ये करंट बह रहा है, ये करंट बह रहा है, तो बाहर की तरफ आ जाएगा। कुल मिला के B2 का डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। छोटी वाली वायर के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अंदर की तरफ और बड़ी वाली वायर के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बाहर की तरफ। अब जब हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक अंदर की तरफ है और दूसरी बाहर की तरफ, और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग जोड़ रहे हैं, B1 B2 ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो B नेट कितना हो जाएगा, B नेट इक्वल टू हमारा हो जाएगा B1 माइनस B2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक अंदर है और दूसरी बाहर है। B1 कितना आ गया मेरा, तो यहाँ से हम लोग काट ले रहे हैं ना इसको, ये तो ये कर देंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो म्यू नॉट बाई 2 I1 अपॉन R1 और माइनस करेंगे B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2, क्योंकि आप यहाँ से इसको काट देंगे तो ये 2 आ गया, और I2 अपॉन R2। यहाँ से आप म्यू नॉट अपॉन 2 को बाहर भी कर सकते हो, तो म्यू नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा I1 अपॉन R1 माइनस का I2 अपॉन R2। अब अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे प्लस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब ये है कि B1 बड़ा है, और जब B1 बड़ा है तो जो B नेट निकल के आ जाएगा वो भी B1 के डायरेक्शन में ही आ जाएगा, मतलब वो भी अंदर की तरफ रहने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि ये साइन निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये है कि ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो जो B नेट आएगा वो बड़े वाले वेक्टर की ओर आने वाला है, मतलब बाहर की ओर है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसी वायर है, ये ऐसे करंट आता है इसमें, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे 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 ये चला गया, ये सेंटर है। ये वायर आया, इस पे करंट आया I, फिर ये ऐसे चला गया, ये करंट, फिर यहाँ से ये चला गया, फिर यहाँ से उल्टा फिर से चला गया। छोटे वाले की रेडियस है A और बड़े वाले की रेडियस है B, ये सर्कल के पार्ट ही हैं। अब हमें बताना है कि इस पूरी वायर के कारण सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी। तो हम लोग करते क्या हैं, इस वायर को अलग अलग हिस्सों में तोड़ लेते हैं।
हमने इसको पहली वाली वायर बोल दिया, इसको दूसरा हिस्सा, इसको तीसरा हिस्सा और इसको चौथा हिस्सा। चलिए, इस वाली वायर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी? 0 रहेगी। अभी हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर एक वायर लें तो इस वायर के अलोंग कोई भी पॉइंट ले, चाहे इधर साइड चाहे इधर साइड, इस पे अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अलोंग कोई भी अगर पॉइंट ले रहे हैं तो इंटेंसिटी 0 ही होगी। यहाँ पे देखिए करंट मेरी तरफ आ रहा है और इसी के अलोंग है ये, तो इसके कारण ये जो B1 बनेगा वो 0 हो जाएगा। उसी तरह B3 को देखिए, B3 में मेरी तरफ करंट आ रहा है लेकिन ये अलोंग ही है, तो B3 भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम लोग B2 और B4 निकालेंगे। B2 निकालने वाले हैं। चलिए, तो B2 निकाला जाए। B2 कैसे निकाला जाए? B2 ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन रेडियस, तो रेडियस है a और यहां पे आ जाएगा मेरे पास पाई। फॉर्मूले वगैरह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम लोग इस बड़ी वाली वायर के कारण निकाल रहे हैं, B4 नाम दे रहे हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंटेंसिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन रेडियस कितनी है B, तो ये B हो गया और हो जाएगा ये पाई। हम लोग B2 और B4 का थोड़ा सा डायरेक्शन देख लें। तो B2 ये करंट इधर साइड बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट पे B का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगा, इनवर्ट्स हो जाएगा। ये हमने क्रॉस कर दिया, करंट मेरी तरफ आ रहा है ना, तो करंट मेरी तरफ आया, ये अंदर की तरफ चला जाएगा B का डायरेक्शन। इस वाली वायर के कारण बाहर की तरफ है क्योंकि ये करंट जा रहा है बाहर की तरफ, ये हमने डॉट बनाया। नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर साइड रहेगा? तो नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन मेरा बड़ी वाले वेक्टर की ओर रहने वाला है। बड़ा वाला वेक्टर कौन सा है? तो देखिए बड़ा वाला वेक्टर कौन है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पाई, ये कांस्टेंट है, इसमें और इसमें ये कांस्टेंट है। यहां पे है 1 अपॉन a और यहां पे है 1 अपॉन b। तो a छोटा है, जब a छोटा है तो B2 की वैल्यू ज्यादा आएगी। यहां पे ये वाला नंबर बड़ा है और ये नंबर बड़ा है, तो B4 की वैल्यू कम आएगी। कुल मिला के यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि B2 इज ग्रेटर देन B4, B2 इज ग्रेटर देन B4 है। तो हम लोग जो B नेट निकालेंगे उसका डायरेक्शन B2 की ओर रहने वाला है और B2 है अंदर की तरफ। नेट निकालना है हमें, एक है अंदर की तरफ दूसरा है बाहर की तरफ, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। B2 में हम लोग घटा देंगे B4 को, तो जब आप इसको घटा देंगे तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा। वह आंसर कुछ इस प्रकार रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई पाई ये, और यहां से 1 अपॉन a रहेगा और माइनस का यहां पे रहेगा 1 अपॉन b। तो इस तरीके से हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।